आज के सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आए थे। कॉज इफेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली अगर हम कॉज और इफेक्ट की बात करें तो कॉज यानी कि कारण और इफेक्ट यानी उसकी वजह से जो इवेंट हुआ है, जो भी रिजल्ट आया है। तो कॉज हमेशा पहले होगा और इफेक्ट हमेशा बाद में होगा। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें जनरली दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ऑप्शंस रहते हैं जो एक ऑप्शन होता है कि या तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कॉज है और सेकंड स्टेटमेंट इफेक्ट है, या फिर सेकंड स्टेटमेंट कॉज है, फर्स्ट स्टेटमेंट इफेक्ट है। देन इधर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इफेक्ट्स हैं। और अगर दोनों ही इफेक्ट्स हैं तो या तो उनका एक कॉमन कॉज होगा और या फिर दोनों के अपने इंडिपेंडेंट अलग अलग कॉजेज होंगे। यही 5 हमारे केसेस बनते हैं। क्योंकि एसएससी में 4 ही ऑप्शन आते हैं तो इन 5 में से ही कोई 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। जनरली पहला ऑप्शन तो रहेगा ये कि फर्स्ट कॉज है सेकंड इफेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी रहेगा कि फर्स्ट की बजाय सेकंड कॉज है फर्स्ट इफेक्ट है। और फिर बचे हुए 3 में से कोई 2 ऑप्शंस गिवन होंगे। कभी भी जब हम ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमें दोनों स्टेटमेंट को, सबसे पहला काम जो हमें करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कहीं पहले और दूसरे ऑप्शन में तो कोई केस नहीं बन रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉज और इफेक्ट है और उनमें से एक कॉज है और एक इफेक्ट है। कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, तो पहले हमें पहले दोनों ऑप्शंस को ट्राई करना है, यानी कि क्या फर्स्ट कॉज है और सेकंड इफेक्ट है या सेकंड कॉज है और फर्स्ट इफेक्ट है। इन दोनों को पहले चेक करना है। और चेक करने के लिए कैसे करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को हम सो या देयरफॉर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो देयरफॉर हेंस, कि अगर पहला वाला कॉज है तो सिंस समथिंग हैपेंड सो इफेक्ट हुआ। तो अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स को लॉजिकली तो डेफिनेटली पहले और दूसरे में से, यानी कि या तो फर्स्ट कॉज होगा सेकंड इफेक्ट होगा या सेकंड कॉज होगा फर्स्ट इफेक्ट होगा। अगर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तब फिर हमें बचे हुए ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है उसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका पॉसिबल इफेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका पॉसिबल इफेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस्ड द कट ऑफ मार्क्स टू 50 फ्रॉम 60 फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि इस साल कॉलेज एक्स ने अपना जो कट ऑफ है वो 60 से 50 कर दिया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इन द लास्ट 2 years द स्टूडेंट्स यूनियन इन कॉलेज एक्स हैज बीन एक्टिवली नेगोशिएटिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स एट द कॉलेज कैंटीन। पिछले 2 सालों से जो कॉलेज एक्स का स्टूडेंट यूनियन है वो लगातार निगोशिएट कर रहा था, बातचीत कर रहा था कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि जो खाना और स्वास्थ्य और हाइजीन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है कॉलेज कैंटीन में वो बेहतर होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट जो हमारे हैं, पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ की और सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा है फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स का कॉलेज कैंटीन में। तो दोनों ही पूरी तरह से अनरिलेटेड है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन तो इनमें नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन होने के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए उनके बीच में। दोनों ही अलग अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता है इस केस में। और ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है हमारा, क्या वो कॉज है या इफेक्ट है अपने आप में? वो रिजल्ट की बात कर रहा है, कट ऑफ की बात कर रही है, कट ऑफ में रिडक्शन हुआ है। सो दैट इज समथिंग इफेक्ट ऑफ सम पॉसिबल कॉज जो इसके पीछे कारण रहा होगा।
और सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि स्टूडेंट यूनियन निगोशिएट कर रहा है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में फूड हेल्थ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का, जो कि पहले अच्छा नहीं रहा होगा शायद, जिस वजह से कि निगोशिएशन चल रहा है। तो दोनों ही के पीछे कोई एक कारण है जिसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट हैं। तो ये इफेक्ट हैं, बट इनके कॉजेस कनेक्टेड नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते, और वो ऑप्शन में भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि चार ही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि दे आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्या बात समझ में आती है? यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ऑप्शन डी के बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इंडिपेंडेंट कॉजेज हम कब मार्क करेंगे। तो हमेशा एक चीज़, छोटी सी चीज़ और याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट कॉजेज सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट हमारे तब होंगे जब वो स्टेटमेंट हमारे सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि उनके लिए पीछे कोई कारण होने की जरूरत नहीं है। वो स्टेटमेंट अपने आप में ही अपना कारण और अपना इफेक्ट मेंशन कर रहा है, अपने आप में वो स्टेटमेंट कंप्लीट है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में भी ऐसा है कि अपने आप में वो स्टेटमेंट कंप्लीट है। अगर स्टेटमेंट्स कंप्लीट हैं, सेल्फ सफिशिएंट यानी कि कंप्लीट है, पूरी बात उसमें कह दी गई है, तो फिर हमें ऐसे केस में मानना पड़ेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, स्वतंत्र रूप से कारण हैं। ठीक है, समझ में आती है बात? ये तो यहां पे तो ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ हमें इफेक्ट की बात की गई है, कहीं पे भी कारण एक्सप्लेन नहीं किया गया किसी भी स्टेटमेंट में। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में भी ऑप्शन हमारे एबीसीडी सेम ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कंट्री एक्स रिड्यूस्ड देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय 6% इन द लास्ट 5 years। कोई कंट्री है एक्स जिसने कि अपना क्रूड ऑयल का जो आयात है वो 6% से कम किया है पिछले 5 सालों में। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% इन इट्स ग्रोथ मार्जिन दिस ईयर। कंट्री एक्स का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पे एक उसके ग्रोथ मार्जिन में 13% की गिरावट आई है इस साल। तो क्या हमारा इसमें, क्या हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को कॉज और इफेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% इन इट्स ग्रोथ मार्जिन, हेंस या देयरफॉर कंट्री एक्स रिड्यूस्ड देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय 6% इन द लास्ट 5 years? क्या ऐसा कह सकते हैं? ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ऐसा लग सकता है कि ऐसा कहा जा सकता है, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि देखो, एक चीज तो ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कंट्री एक्स की वहां पे एक शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% हुआ है, गिरावट आई है, लेकिन किस में गिरावट आई है? ग्रोथ मार्जिन में गिरावट आई है, ग्रोथ मार्जिन में गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ का मार्जिन है वो कम हुआ है। ये नहीं कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया है, यानी कि लगातार गिर रहा है हर साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ग्रोथ मार्जिन में गिरावट आई है। और सेकेंडली जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम हो रहा है, यानी कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये इफेक्ट्स हैं। भाई पहले वाले में क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में गिरावट आई है, इफेक्ट है, कोई रीजन रहा होगा इसके पीछे। सेकंड वाला कह रहा है कि ग्रोथ मार्जिन में गिरावट आई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसके पीछे भी कोई रीजन रहा होगा, पर दोनों रीजन आपस में कनेक्टेड तो नहीं होंगे, डिफरेंट कॉजेज होंगे। और क्योंकि ये दोनों ही इफेक्ट हैं, इनके पीछे के कॉजेज अलग अलग हैं, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पूरी बात नहीं कही गई तो डी तो आंसर नहीं हो सकता। ए और बी आंसर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन ए और बी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं स्टेटमेंट को आपस में, तो सबसे पहले हमें ये अप्रोच करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्या हम फर्स्ट और सेकंड को कॉज और इफेक्ट के रूप में कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हमें ए और बी में से कोई एक ऑप्शन आंसर मार्क करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तब फिर उसके बाद में हमें देखना है कि सेकंड प्रेफरेंस में कि दोनों ही क्या हमारे इफेक्ट्स हैं, और फिर एज पर जैसा कि ऑप्शंस दिए होंगे कि क्या दोनों इफेक्ट्स का पीछे का कॉज हमारा कॉमन है या फिर इंडिपेंडेंट कॉज है। जब ये भी नहीं होगा तब हमें देखना है कि क्या दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट कॉज है। तो हमेशा आंसर ऑप्शन मार्क करने में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले ये चेक करना है पहले और दूसरे स्टेटमेंट क्या आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो समझना जरूरी है, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि ग्रोथ मार्जिन में कमी आई है,
ठीक है, एज सच डिक्लाइन नहीं आया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे कनेक्ट ही नहीं होते हैं कॉज और इफेक्ट के रूप में। ना हम पहले को कॉज मान सकते हैं और उसकी वजह से सेकंड में इफेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट में कमी आई है इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया, नहीं। और इसका उल्टा भी नहीं मान सकते, तो पहले ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों के पीछे के कॉज डिफरेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन हमारे एग्जैक्टली सेम है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सिंस द पास्ट 3 years स्टेट एम हैज रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पिछले 3 सालों से स्टेट एम में, राज्य एम में लगातार एक तेज गिरावट दर्ज की गई है वहां के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी खेती से जो वहां पे उत्पादन हो रहा है उसमें लगातार एक तेज गिरावट आई है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इन द लास्ट 5 years देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज रेनफॉल बाय 6% इन स्टेट एम ब्रिंगिंग रेस्पाइट टू द फार्मर्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है पिछले 5 सालों में वहां पे जो बारिश हो रही है, औसतन बारिश, वो लगातार बढ़ रही है और 6% की वहां पे बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से किसानों को राहत मिली है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती का जो पैदावार है वो कम हुई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है किसानों को राहत मिली है बारिश के बढ़ने की वजह से। तो अगर बारिश के बढ़ने की वजह से किसानों को राहत मिली है, इस वजह से जो खेती की पैदावार है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो बढ़ना चाहिए था। अगर हम कनेक्शन सेकंड और फर्स्ट में एस्टैब्लिश करें तो सेकंड की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं है, प्रोडक्शन में गिरावट आई है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट का कॉज नहीं हो सकता है, सेकंड कॉज हो फर्स्ट इफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और फर्स्ट कॉज हो सेकंड इफेक्ट हो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि क्योंकि खेती की पैदावार में गिरावट है इसलिए बारिश ज्यादा हो गई, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ऑपोजिट बातें कह रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था जब बारिश बढ़ रही है तो, और किसानों को इससे राहत मिली है, मतलब कि अंधाधुंध बारिश नहीं हो रही है, बारिश ऐसी हो रही है जिससे किसानों को या खेती को फायदा हो। बट इसके बाद भी पैदावार गिरी है, इसका मतलब उसके पीछे का कारण कुछ और है। बारिश बढ़ी है, ठीक है, तो कारण कुछ और है, और दोनों के पीछे के अगर कारण कुछ और है और इफेक्ट ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि ऑप्शन डी और सी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो ऑप्शन डी सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, पूरी बात कह देते हो, उनके पीछे किसी कारण के होने की जरूरत ना हो। लेकिन ऑप्शन, अगर हम स्टेटमेंट पहले वाले को स्टेटमेंट को देखें तो वहां पे खेती की पैदावार में गिरावट आई है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा जो कि मेंशन नहीं है, जो कि हमें नहीं जानकारी है। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, पूरी बात नहीं कहता है, तो इसके पीछे कोई कारण होगा जिसकी जानकारी हमें स्टेटमेंट्स में नहीं दी गई है। इसलिए डेफिनेटली ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन आता है कई बार कि कहाँ पे सी मार्क करेंगे, कहाँ पे डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में बदलाव आया है। ऑप्शन ए और बी तो सेम है, लेकिन ऑप्शन सी इस बार कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज। इस बार इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है, कॉमन कॉज है। और ऑप्शन डी कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, जो कि पहले भी था। तो ऑप्शन में ये बदलाव आया है कि इस बार इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है, तो नया ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनी पीज मैन पावर वॉज लेड ऑफ। पिछले 2 सालों में कंपनी पी का जो मैन पावर है, जितने लोग वहां पे एम्प्लॉयड थे, उसमें से 22% को कंपनी ने निकाल दिया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट्स। पिछले 2 सालों में कंपनी पी ने जो भी उनके मेजर एसेट्स थे, जो वो ओन करते थे, उसमें से मैक्सिमम को सोल्ड ऑफ कर दिया है। काफी सारे, मैक्सिमम को तो नहीं, काफी सारे को सोल्ड ऑफ कर दिया, बेच दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी पी में एक तो मैन पावर भी उन्होंने हटा दिया, 22% कम कर दिया, और साथ में जो भी एसेट्स हैं उनके, वो भी काफी सारे उन्होंने बेच दिए। कनेक्टेड लग रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स। क्या दोनों कॉज और इफेक्ट के रूप में कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मैन पावर हटा दिया इसलिए उन्होंने एसेट्स बेच दिए, या फिर एसेट्स बेच दिए इसलिए मैन पावर हटा दिया? हम इसको प्रॉपर्ली तो कनेक्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं, कि बिकॉज ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनी पीज मैन पावर वॉज लेड ऑफ, therefore over the past 2 years company P has sold off many of their assets। does not make sense, क्योंकि अगर ऐसा होता कि क्योंकि मैन पावर उन्होंने हटा दिया था इसलिए वो एसेट्स को बेच रहे थे, तो मैन पावर को नहीं हटाते।
अगर कोई और कारण नहीं होता इसके पीछे का, तो कोई भी कंपनी अपनी मैन पावर को क्यों कम करेगी, अपना नुकसान क्यों करेगी आखिर, अगर उसके बाद उसको अपने एसेट्स को भी बेचना पड़ रहा है। सिमिलर अगर इसका उल्टा देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एसेट्स को बेच दिया इसलिए मैन पावर को कम कर दिया, अनलेस के पीछे कोई कारण हो, तो कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी कि अपने आप को डिक्लाइन के पाथ पे लेके जाए, अपना लॉस कराए, है कि नहीं। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड को हम किसी भी तरह से कॉज और इफेक्ट में तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट कॉज और सेकंड इफेक्ट हो या सेकंड कॉज और फर्स्ट इफेक्ट हो, यानी यहां पे भी ऑप्शन ए ऑप्शन बी हमारे आंसर नहीं होंगे। अब सीओडी में से देखते हैं, तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही हमारे सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है, तो डी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी बात तो ये कह नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों मैन पावर को उन्होंने ले ऑफ किया है या फिर क्यों अपने एसेट्स को बेचा है। तो ऑब्वियसली जो अकेला ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन सी। और ये भी समझ में आता है क्योंकि दोनों ही चीजें कंपनी पी में गिरावट दर्ज कर बता रही हैं कि संभव कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से कि उनको अपना मैन पावर भी कम करना पड़ा है और अपने एसेट्स को भी बेचना पड़ा है। शायद उनका नुकसान हुआ है या फिर मार्केट में डिमांड कम हो गई है, जो भी रीजन रहा होगा, बट समहाउ देयर मस्ट बी अ कॉमन कॉज। दोनों ही स्टेटमेंट्स एक कहानी बता रहे हैं और उस कहानी के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तो यहाँ पे कॉमन कॉज की तरफ साफ साफ इशारा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इत्तेफाक इस बात का है कि जो चारों क्वेश्चंस जैसे सीजन मेंस में 2022 में पूछे गए, उनमें ऑप्शन सी ही आंसर था। ऑप्शन सी इन द सेंस कि बचे हुए 3 क्वेश्चन जो हमने देखे वहां पे एक इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट थे दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इस क्वेश्चन में एक कॉमन कॉज के इफेक्ट है दोनों ही क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन और उनके पीछे का जो लॉजिक है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ में आई होगी, और कैसे आप किसी भी इंडिपेंडेंट किसी भी जो नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसको कैसे अप्रोच करोगे, क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, किस लॉजिक के साथ आप अप्रोच करोगे, ये आपको समझ में आएगा, क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ में आया हो, और आपकी इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हुई हो, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।